हेलो दोस्तों। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो डर नहीं बल्कि एक बेचैनी छोड़ जाती हैं, जो ख़त्म नहीं होती बल्कि हमारे भीतर किसी कोने में जीवित रहती है। वेलकम टू द विस्पर टेल्स। ये है हमारी पहली पेशकश, एक कहानी जो शुरू तो होती है सच्चाई से पर ख़त्म होती है उस जगह जहाँ अफसाने जन्म लेते हैं। आज की कहानी विक्टोरियन इंग्लैंड के गलियों से निकली है, जहाँ धुंध इतनी घनी थी कि सच्चाई और झूठ के बीच रेखा ही मिट जाती थी। ये कहानी है एक औरत की जो हमेशा सफ़ेद कपड़ों में दिखती थी और जो अपने साथ लाई थी एक ऐसा रहस्य जो कई जिंदगियां बदलने वाला था। कहानी है द वुमन इन वाइट बाय विल्की कॉलिंस, हिंदी अडेप्शन एंड नरेशन बाय द विस्पर टेल्स। अगर आपको रहस्य, मनोविज्ञान और मानवीय भय की कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि हर रात एक नई कहानी आपका इंतज़ार कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का वक्त था जब शहर की आवाज़ें थम चुकी थी। आसमान पर बादल थे, हवा ठंडी और नम थी और लंदन से कुछ मील बाहर एक अकेला व्यक्ति चल रहा था। वो था वॉल्टर हार्ट्राइट, पेशे से एक कलाकार और दिल से एक सपने देखने वाला। उसके कदमों के नीचे सड़क की खड़खड़ाहट गूंज रही थी और उसके मन में अगले दिन की आशा थी। नई नौकरी, नई जगह, नई शुरुआत। तभी अचानक उसे लगा कि पीछे से उसे कोई आवाज़ दे रहा है। वो रुका, चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। और तभी सड़क के मोड़ से धुंध के बीच एक आकृति उभरी। वो एक औरत थी, पूरी तरह सफ़ेद कपड़ों में। उसका चेहरा पीला, बाल बिखरे हुए, आँखों में एक ऐसा डर जैसे किसी ने उसकी आत्मा छीन ली हो। वॉल्टर धीरे से बोला, क्या आप ठीक हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? महिला थरथराती आवाज़ में बोली, उन्होंने मुझे बंद कर दिया था, कहा कि मैं पागल हूँ, पर मैं पागल नहीं हूँ। वॉल्टर कुछ बोल ही नहीं पाया। वो औरत काँप रही थी, जैसे कोई गहरी सच्चाई उसके भीतर दबी हो। वो बोली, मुझे लंदन जाना है, बस वहाँ तक पहुँचा दो। वॉल्टर ने उसकी मदद की। उसने एक कैब रोकी, उसे बिठाया और जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वो जा चुकी थी। बस पीछे रह गया था ठंडी हवा का एक झोंका और ज़मीन पर गिरा हुआ उसका एक सफ़ेद दस्ताना। वॉल्टर ने दस्ताने को उठाया और मन में एक सवाल रह गया, कौन थी वो औरत और क्यों उसकी आंखों में इतना डर था? उस रात की सफ़ेद परछाई अब भी वॉल्टर के पीछे थी। वो औरत कौन थी और क्यों उसकी सूरत किसी और से इतनी मिलती जुलती थी जिससे वो अभी तक मिला भी नहीं था? वॉल्टर को नहीं पता था कि उसकी नई नौकरी, उसका नया घर और वो दो बहनें जिनसे वो मिलने वाला था, उसी रहस्य की एक कड़ी है। सुबह धीरे धीरे जाग रही थी। आसमान पर हल्की धुंध तैर रही थी, जैसे रात अब भी कहीं कोने में ठहरी हो। वॉल्टर हार्ट्राइट अपनी यात्रा पर था, एक नए आरंभ की ओर। लंदन की भीड़ भाड़ पीछे छूट चुकी थी। अब सिर्फ रास्ता, पहाड़ों के किनारे बसे घर और ठंडी हवा थी। उसका गंतव्य था लिमरिज हाउस, इंग्लैंड के उत्तरी हिस्से में बसा, झीलों के किनारे खड़ा एक पुराना लेकिन गरिमामय घर। चारों ओर फैले हुए बगीचे,
पुराने पेड़ों के बीच से आती धूप और दीवारों पर झड़ी बेलें, मानो ये घर खुद सांस ले रहा हो। जैसे ही वॉल्टर अंदर आया, उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। जगह शांत थी, लेकिन उस सन्नाटे में भी कोई अपनापन था। बड़े हॉल की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी थी। उनके चेहरे ऐसे लग रहे थे मानो उन आँखों ने सदियाँ देख ली हो। वहीं सीढ़ियों के मोड़ पर खड़ी थी एक स्त्री, सड़ी हुई चाल, आत्मविश्वास से भरी निगाहें, मैरियन हॉलकॉम्ब। वो लॉरा फेयरली की बहन थी और इस घर की असली आत्मा। वो ना तो समाज की परंपराओं में ढली थी, ना ही उस समय की नारी की सीमाओं में। उसकी बातों में बुद्धिमता थी, चाल में स्वाभिमान और आवाज़ में एक ऐसी दृढ़ता जो किसी भी पुरुष को उसके बराबरी पर खड़ा न होने दे। मैरियन हल्की आवाज़ में बोली, आप ही मिस्टर हार्ट्रॉयड है। मेरी बहन लॉरा आपकी राह देख रही है। लिमरिज में आपका स्वागत है। और फिर वॉल्टर हार्ट्राइट ने उसे देखा। लॉरा फेयरली, वो जैसे किसी और युग से उतरी हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी पवित्रता थी। उसकी आंखें पारदर्शी झील जैसी, जिनमें दर्द और सौम्यता दोनों साथ रहते थे। वॉल्टर एक पल के लिए रुक गया था। उसे लगा जैसे वक्त थम गया हो। उसने लॉरा को देखा और उसकी यादों की परछाई में फिर वही चेहरा उभरा। वो औरत, वो सफ़ेद कपड़ों वाली औरत। चेहरे में समानता इतनी गहरी थी कि वॉल्टर खुद से सवाल करने लगा, क्या ये वही औरत है जो उस रात मिली थी, या मैं किसी भ्रम में हूँ? दिन बीतने लगे। वॉल्टर ने लॉरा और मैरियन को चित्रकला सिखानी शुरू की। बरामदे में बैठकर झील की ओर मुँह किए हुए वो तीनों पेंटिंग बनाते। कभी हवा तेज चलती, कभी धूप चिलमिलाती, और उस वातावरण में एक शांति थी, मानो घर की पुरानी दीवारें अब भी कोई रहस्य समेटे बैठी हों। मैरियन अक्सर बोलती रहती, राजनीति, समाज, किताबों की बातें, लेकिन लॉरा, वो ज़्यादातर चुप ही रहती। उसकी खामोशी में कुछ गहरा था, जैसे उसके भीतर कोई अनकहा डर हो। मैरियन बोलती, वॉल्टर, लॉरा से कहिए ना, वो कभी कभी अपनी पेंटिंग्स में रंग भी भर दे। ये लड़की हर चीज़ को इतना धुंधला बना देती है, जैसे वो खुद किसी धुन में जी रही हो। लॉरा हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, शायद क्योंकि धुन में चीज़ें कम दर्द देती है। वॉल्टर लॉरा की ओर देखता है और उसी पल उसे समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एक कोमल लड़की नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा है जो किसी अदृश्य बोझ से जूझ रही है। कई दिनों तक वो साथ पेंटिंग करते, बातें करते और फिर खामोश हो जाते। लेकिन उस खामोशी में भी कुछ था, एक अनकहा संबंध जो किसी ने स्वीकार नहीं किया था। वॉल्टर अक्सर महसूस करता कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें करीब खींच रही हो। वो उसकी हंसी देखता, उसकी निगाहें सुनता और फिर खुद को रोक लेता, क्योंकि वो जानता था लॉरा की सगाई हो चुकी थी। वो किसी और की मंगेतर थी। पर भावनाएं नियम नहीं मानती, वो बस बहती है चुपचाप भीतर तक। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, लॉरा बगीचे में अकेली बैठी थी। वॉल्टर उसके पास आया और बोला, आप बहुत उदास लग रही है। लॉरा हल्के से बोली, कभी कभी मुझे लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो,
किसी दूर जगह से, कोई जो मुझे पहचानता है लेकिन मैं उसे नहीं पहचानती। उसकी आवाज़ में वही डर था, वही कंपन जो उस रात उस सफ़ेद कपड़ों वाली औरत की आवाज़ में थी। और वॉल्टर के मन में वो रात फिर जीवंत हो उठी। वो सड़क, वो धुंध, वो औरत और वो शब्द। मैं पागल नहीं हूँ। अब सब कुछ जैसे जुड़ने लगा था, पर कैसे, क्यों, किससे, ये कोई नहीं जानता था। लिमरिज हाउस की दीवारें उस रात बहुत शांत थी, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक कहानी जन्म ले रही थी। प्रेम, धोखे और छिपे हुए पापों की कहानी। वो सफ़ेद कपड़ों वाली औरत अब सिर्फ एक स्मृति नहीं रही थी, वो धीरे धीरे हकीकत बनती जा रही थी। जब वॉल्टर हार्ट्राइट के कदम लिमरिज की शांत वादियों से हटे, तो कहानी एक ऐसे स्थान की ओर बढ़ी जो मानो किसी बुरे स्वप्न से जन्मा हो। ब्लैक वाटर पार्क, इंग्लैंड के दक्षिण में फैला हुआ एक विशाल एस्टेट, घने जंगलों से घिरा था, जहाँ पेड़ों की डालियाँ इतनी जुड़ी हुई थी कि आसमान तक पहुँचने वाली रोशनी भी वहाँ से डर कर लौट आती थी। घर के पास पहुँचते ही हवा का रुख बदल जाता था, ठंडी, भारी और किसी अदृश्य उपस्थिति से भरी हुई। जैसे इस हवेली की दीवारें सिर्फ पत्थरों से नहीं बनी थी, बल्कि उसमें सैकड़ों अनकहे राज सांस ले रहे थे। रास्ता लंबा और घुमावदार था, काई से ढका, और जैसे जैसे घोड़ों के पहिए उस पर घूमते, नमी की गंध और पुरानी मिट्टी का स्वाद हवा में फैलता जाता। और जब रथ आखिरकार रुका, सामने खड़ा था ब्लैक वाटर पार्क, एक ऐसा घर जो अपने भीतर जीता था और दूसरों के जीवन को निगलने का हुनर रखता था। दरवाज़ा खुलते ही भीतर से एक अजीब सन्नाटा बाहर आया, एक ऐसा सन्नाटा जो आवाज़ से भी ज़्यादा बोलता था। वहाँ कोई स्वागत नहीं था, बस एक ठंडी हवा का झोंका जो किसी के गुजरने का आभास देता था। ये वही घर था जहाँ अब लॉरा और उसकी बहन मैरियन रहने आई थी। लॉरा जो अब सर पर्सिवल ग्लाइड की पत्नी थी, और मैरियन जो अपनी बहन की परछाई बनकर हर कदम पर उसके साथ थी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यह घर उनका आश्रय नहीं, बल्कि एक जीवित जाल था। सर पर्सिवल की आंखों में एक बेचैनी थी, जैसे वह हर वक्त किसी ऐसे डर से भाग रहा हो जो सिर्फ उसे दिखता था। वो अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता था, उसके लिए लॉरा सिर्फ एक साधन थी, एक ऐसी कड़ी जो उसे उस संपत्ति और पहचान तक पहुंचा सकती थी जिसे उसने झूठ के जाल से हासिल किया था। और फिर कहानी में प्रवेश हुआ काउंट फॉस्को का, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मौजूदगी से कमरा ठंडा हो जाता था। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि उनमें देखते ही कोई भी अपना सोच भूल जाए। वो मुस्कुराता था, धीरे, खतरनाक ढंग से, और हर शब्द ऐसे बोलता जैसे उसके नीचे कोई दूसरा अर्थ छुपा है। वो अपने साथ हमेशा एक टोटा और 2 सफ़ेद चूहे रखता था, जिन्हें वो अपने कोट की जेब में प्यार से छिपा लेता। कोई सोचता कि यह सनक है, पर असल में ये उसकी असामान्य स्थिरता का प्रतीक था। एक ऐसा आदमी जो सब पर नज़र रखता, सबकी चाल जानता और किसी को अपनी असली भावना नहीं दिखाता। सर पर्सिवल और फॉस्को के पीछे गहरी रहस्यमय दोस्ती थी। दोनों अक्सर देर रात बगीचे में धीमी आवाज़ों में बात करते,
और जब भी मरियन खिड़की से झांकती उसे उनकी परछाइयाँ बिजली की चमक में भयावह लगती, जैसे दो राक्षस किसी अंधकारमय सौदे पर हस्ताक्षर कर रहे हो। धीरे धीरे ब्लैक वाटर पार्क का माहौल बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे किसी के आंसू गिरे हो और सूखे ना हो। लौरा के चेहरे की रौनक कम होती जा रही थी। उसकी मुस्कान अब एक डर में बदल चुकी थी। उसके पति का व्यवहार अस्थिर होता जा रहा था। कभी वो सौम्य पति बन जाता तो कभी ऐसा व्यक्ति जो किसी पागलपन के कगार पर खड़ा हो। वो अक्सर पुराने दस्तावेज़ों में डूबा रहता, कुछ कागज़ों को जलाता और बार बार लौरा से किसी हस्ताक्षर की मांग करता जिसे वो समझ नहीं पाती। हर रात मैरियन को लगता जैसे दीवारों के पीछे कोई सुन रहा है। उसकी बातचीत, उसके कदमों की आहट, सब किसी अदृश्य नज़र से अधीन है। एक रात जब बारिश धीमी थी और ठंडी, मैरियन ने खिड़की के पास छिपकर फॉस्को और पर्सिवल को बातें करते सुना। हवेली की हवा में फॉस्को की धीमी स्थिर आवाज़ गूंज रही थी। वो लड़की, वो सब जानते हैं। अगर उसने कुछ कहा तो सब खत्म हो जाएगा। और पर्सिवल की कांपती आवाज़ आई, हमें उसे रोकना होगा, हमेशा के लिए। मरियन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो लड़की, कौन लड़की? तभी एक नाम गूंज उठा, एनी कैट्रिक। वही रहस्यमयी औरत जिसे कुछ समय पहले वाल्टर हार्ट्राइट ने सफ़ेद कपड़ों में देखा था, जो किसी रात सन्नाटे में जंगलों से निकलकर लौरा के पास आई थी, उसे किसी खतरे की चेतावनी देने, किसी पुराने रहस्य से आगाह करने। वो औरत और लौरा के चेहरे एक जैसे थे, जैसे किसी ने एक आत्मा को दो शरीरों में बांट दिया हो। लेकिन जहाँ लौरा रोशनी थी, एन छाया थी। एक ऐसी औरत जिसे बचपन से ही पागल कहकर बंद कर दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सर पर्सिवल ग्लाइड की असली सच्चाई जानती थी। मैरियन अब सब समझने लगी थी। एन का अचानक लौटना, पर्सिवल की बेचैनी और फॉस्को की अजीब सी दिलचस्पी लौरा में। ये कोई साधारण कहानी नहीं थी, ये एक भयानक साजिश थी जिसमें पहचानें बदलनी थी और जिंदगियां मिटानी थी। अगले ही दिनों में ब्लैक वाटर पार्क की हवा और भारी हो गई। मैरियन अचानक बीमार पड़ गई। शायद किसी ने उसके खाने या दवा में कुछ मिला दिया था। वो बिस्तर पर पड़ी रही और उसके पास काउंट फास्को बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में दया नहीं, बल्कि एक खामोश जीत थी। उसने धीरे से कहा, आराम करो मरियन। दुनिया का हर सत्य एक भ्रम है और हर भ्रम एक नया सत्य। जब मैरियन को होश आया, बाहर की दुनिया बदल चुकी थी। कमरे की दीवारें ठंडी थी, हवा सूनी और लौरा, वो गायब थी। उसके कमरे में सिर्फ एक टूटी हुई वॉल पिन पड़ी थी और मेज़ पर पड़ा था एक सफ़ेद फूल जिसकी खुशबू अब बुझ चुकी थी। उसी शाम सर पर्सिवल ने घोषणा की, लौरा मर चुकी है। उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी और हमने उसे वहीं ब्लैक वाटर पार्क के पीछे वाले कब्रिस्तान में दफना दिया। वो रात बहुत ठंडी थी। हवा में एक ऐसी खामोशी थी जो जिंदा लोगों के लिए नहीं होती। ब्लैक वाटर पार्क की खिड़कियाँ रोशनी बह रही थी, लेकिन वह घर आज एक मकबरा बन चुका था। कहीं दूर दीवारों के पीछे एक औरत का दिल आखिरी बार धड़क रहा था। उसका नाम था लौरा फेयरली।
कभी उसकी हंसी इस हवेली के गलियारों में गूंजती थी। आज वही गलियारे उसकी सांसों की गिनती सुन रहे थे। फॉस्को और सर परसिवल ने सब कुछ पहले से तय कर रखा था। एक बीमारी का नाटक, कुछ छोटे दस्तावेज और एक ताबूत। लौरा के मन में बस एक ही सवाल था, मैंने किसका भरोसा तोड़ा, किस पाप की सज़ा मुझे दी जा रही है। लेकिन जवाब सिर्फ दीवारों में थे और दीवारें बोलती नहीं। काउंट फॉस्को उसके पास बैठा था। उसकी आंखों में कोई दया नहीं, सिर्फ प्रशंसा, जैसे वो किसी शतरंज की आखिरी चाल देख रहा हो। उसने कहा, तुम्हारी कहानी अब पूरी हो गई है मिसेस फेयरली। और फिर धीमे से अपनी नोटबुक में कुछ लिखा। A beautiful death is better than a restless life. उसने जहर नहीं लिया, उसे जहर दिया गया था, किसी दवा में मिलाकर, कोई चाय में पिलाकर। और वो अब उसके शरीर में दौड़ रहा था, जैसे नींद धीरे धीरे मौत में बदल रही हो। कमरे की हवा भारी हो गई, उसकी सांसें हल्की पड़ने लगी और उसके पलकों पर एक अनकहा सुकून उतर आया। उसने धीरे से फुसफुसाया, वाल्टर, अगर आत्माएं सच होती हैं तो मैं लौट आऊँगी। और फिर एक आखिरी सांस, एक ठहराव, और बाहर हवा ने अपना रुख बदल दिया, जैसे पूरा ब्लैक वाटर पार्क जान गया हो किसी ने अभी अभी अपनी मासूमियत खो दी है। मिट्टी शांत थी, लेकिन अंदर कुछ हिल रहा था, किसी की धड़कन, किसी की पुकार। लौरा की कहानी खत्म नहीं हुई, बस उसने दिशा बदल दी है। अगले भाग में हम उतरेंगे उस सन्नाटे में जहाँ सच और मौत का फ़र्क मिल जाता है। तो दोस्तों, ये था द वुमेन इन वाइट का आज का हिस्सा। कहानी ने अभी सिर्फ एक मोड़ ली है, मंजिल अभी दूर है। अगला अध्याय हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, where shadows speak and the truth hides between the lines. Until then, don't stop listening, because the whispered tales still has more to tell.